माय स्टूडेंट्स, हिंटेक कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और काफ़ी टाइम के बाद जो है ना हम लोग फिर एक वीडियो शूट करने जा रहे हैं। और इस टॉपिक में आज हम लोग जहाँ तक लास्ट टाइम जो ऑफलाइन की क्लास में सॉल्यूशन चैप्टर जो है चल रहा था और उसका आखिरी टॉपिक जो बचा हुआ था, हम लोग आज उसी का डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्लास 12 का जो सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा था और उसमें जो लास्ट टॉपिक जो हमारा था वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जिसको हम हिंदी में अनुसंख्य गुणधर्म या सहजात गुणधर्म के नाम से जानते हैं। तो ये जो वीडियो बन रहा है ये ना सोचे कि सिर्फ बिहार बोर्ड वालों के लिए है, सीबीएसई वालों के लिए भी है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को इंट्रोड्यूस करने वाला कौन, विल्हेल्म ऑस्टवाल्ड, जो 1891 में इसको इंट्रोड्यूस किया था। ये दो वर्ड से बना हुआ है, एक को एंड लिगियर। तो को मीन्स होता है टुगेदर, लिगियर मीन्स होता है बाइंडिंग। तो कोलिगेटस भी कह सकते हैं इसको, लैटिन वर्ड से। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन which depends upon the number of solute particles but not depends on the nature or magnitude of the particles। यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि ये किसी भी विलयन की वह प्रॉपर्टीज है या वह गुण है जो किसी विलयन के अंदर में उपस्थित जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होता है, यानी उसकी कॉन्सेंट्रेशन, दैट मीन्स टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, ये इन्हीं बातों पे डिपेंड करता है। यानी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है, यानी किसी विलयन में विलय की कुल मात्राएं कितनी है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है, ना कि उसके नेचर पे, यानी उसकी प्रकृति और उसके परिमाण पे। तो उस चीज पे वो डिपेंड नहीं करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सीधा सीधी ये बात समझना है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जब सॉल्यूशन जो होता है वो सॉल्यूशन की वह प्रॉपर्टीज होती है, वह गुण होता है जो उसके अंदर उपस्थित जो विलय है उस विलय के संख्याओं के ऊपर निर्भर करता है, ना कि उसकी प्रकृति के ऊपर। दैट मीन्स इट टोटली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नॉट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द पार्टिकल। और इसको अगर देखा जाए तो ये जो हमारे सिलेबस में है वो 4 टाइप्स है। पहला जो ना हमारा क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। सेकेंड जो पार्ट है वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन। थर्ड जो है वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, हिमांक में अवनमन। और चौथा जो आपका है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम कहते हैं प्रासरण दाब। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये जो प्रॉपर्टीज है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जिसे हम कहते हैं या जिसे हम अनुसंख्य गुणधर्म कहते हैं, ये आप जान लीजिए कि ये प्रॉपर्टीज जो है ऐसे विलयन के लिए लागू होता है जो डाइल्यूट फॉर्म में हो, यानी डाइल्यूट सोल्यूशन। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि ये जो स्टडी की जाती है, स्टडी ऑफ above all कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इन डाइल्यूट सॉल्यूशन, यानी तनु विलयन में ही इसका अध्ययन किया जा सकता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, बारी बारी से हम एक एक का स्टडी करेंगे, मतलब सबका एक्सप्रेशन भी हमारे सामने आएगा और बाकायदा उस पर जो है ना न्यूमेरिकल भी बनेगा, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन कौन से पॉइंट्स पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, उन सबके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और तो सबसे पहले हम लोग जो है ना क्या करेंगे कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन है वो कैसे होता है, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। नेक्स्ट अब इसका जो पार्ट वाइज हम उसको जो बारी बारी से जो इसका स्टडी करेंगे, उसका जो अध्ययन करेंगे, तो हम लोग पहले देखते हैं जो फर्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ठीक है। तो ये हम देखेंगे। सबसे पहले जाना कि इसको समझ लेते हैं कि वी हैव लर्न दैट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन इज लेस देन द प्योर सॉल्वेंट। ये ऑलरेडी हम लोग ऑफलाइन की क्लास में भी बता चुके हैं कि कभी भी जो ना आप देखिएगा कि अगर हमारे पास कोई प्योर सॉल्वेंट अगर है, प्योर सॉल्वेंट
प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। तो इसका जो वेपर प्रेशर है, आप जानते हैं कि जब ये वेपर प्रेशर जो है अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, उसका हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो जब इसका वेपर प्रेशर, किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, बराबर हो जाता है, तो उस समय वो बॉयल करने लगता है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट, या उसी को हम हिंदी में क्वथनांक कहते हैं। तो इस बात से पता चलता है कि प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो ऑलवेज जो है ना ग्रेटर होता है किससे? सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से। अब आप इस बात को समझिए कि हमारे पास एक दूसरा है जिसके अंदर में प्योर सॉल्वेंट नहीं है, इसके अंदर में हमने क्या किया, कुछ ऐड कर दिया, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो जैसे ही नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर देंगे तो डेफिनेटली जो है ना इसके सरफेस पे भी कुछ ना कुछ पार्टिकल्स जो है ना आ ही जाएगा। तो अब इसका जो वेपर प्रेशर जो होना चाहिए था, अब ये वेपर प्रेशर जो है ना क्या होगा, घट जाएगा। तो प्योर सॉल्वेंट की कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो सॉल्यूशन का जो वाष्प दाब होता है या वेपर प्रेशर होता है वह प्योर सॉल्वेंट की तुलना में कम होता है। तो यही बात कह रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन इज लेस देन द प्योर सॉल्वेंट, यानी शुद्ध जो विलायक है उसके कंपैरेटिवली विलयन के अंदर उपस्थित विलायक का जो वेपर प्रेशर है, ठीक है, वो हमेशा कम होता है। सो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन और नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ध्यान दीजिए क्योंकि इससे पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब में जो कमी आ रही है, यानी जो उसके अंदर में अवनमन हो रहा है, वो किस पे निर्भर कर रहा है? वो निर्भर कर रहा है या डिपेंड कर रहा है ऑन द कॉन्सेंट्रेशन और नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, यानी विलेय की संख्याओं पे या उसकी सांद्रता पर ही निर्भर कर रहा है। एंड इंडिपेंडेंट ऑफ देयर आइडेंटिटी, अब उसकी आइडेंटिटी क्या है, किस प्रकार का जो विलेय है, उस पर निर्भर नहीं कर रहा है। तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे इसको अगर हम देखें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो ना, मैं आपको नोटेशन ले रहा हूँ, कई बुक में आपको ये दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कि ये P1 = x1 P1 नॉट अगर है तो ये मतलब P1 नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। उसी तरीके से P1 इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये अब इसमें कुछ बुक के अंदर में ये दिया हुआ है ए और बी के नोटेशन में दिया हुआ है, तो उसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप पी ए और पी बी भी आप कर सकते हैं, यानी ये आपको सॉल्यूट के लिए जो ना वेपर प्रेशर हो गया और ये जो है ना आपका सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम लोग चल रहे हैं। तो P1 = x1 P1 नॉट, ये ध्यान रखना है अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, और ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। रॉल्स लॉ के बारे में बहुत डिटेल हो चुका है ऑफलाइन की क्लास में, इसलिए आप लोग जो है ना ज़्यादा इसके लिए मतलब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब इसमें रिडक्शन इन द वेपर प्रेशर, रिडक्शन का मतलब क्या हो रहा है, कमी क्या हो रही है, तो रिडक्शन इन द वेपर प्रेशर डेल्टा P1 से उसको हम इंडिकेट करेंगे, दैट इज द गिवन बाय। तो डेल्टा P1 क्या हो जाएगा, यानी कितना कमी हो रहा है वेपर प्रेशर में, कब, कि जब प्योर सॉल्वेंट में अगर हम कोई सॉल्यूट मिला दे और वो भी नॉन वोलाटाइल, तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को अगर ऐड कर देते हैं प्योर सॉल्वेंट में तो इसका वेपर प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। अब वो कम कितना हो रहा है, यानी वो रिडक्शन हो रहा है, तो कितना कम हो रहा है, उसके वाष्प दाब में कितनी कमी हो रही है, उसको हम डेल्टा P1 से इंडिकेट करते हैं। तो डेल्टा P1 क्या हो गया, तो अब इस बात को कह सकते हैं कि डेल्टा P1 = P1 नॉट माइनस P1, यानी शुद्ध जो विलायक का जो वाष्प दाब है और उसके विलयन का जो वाष्प दाब है उसको माइनस करना पड़ेगा, तभी तो हमारा डेल्टा P1 निकलेगा। तो डेल्टा P1 = P1 नॉट माइनस P1, इसका मीनिंग क्या हुआ कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो हम क्या निकाल लिया हमने, डेल्टा P1। अच्छा, उसके बाद जो है ना दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ आपने P1 यहाँ आप देखिए रॉल्स लॉ से आप ले लीजिए, तो डेल्टा P1 = क्या आ जाएगा, P1 नॉट माइनस का
P1 नॉट x1, ये वैल्यू P1 वाली वैल्यू को यहाँ पे उठा के रख दिया हमने क्या किया कि दोनों में से कॉमन ले लिया P1 नॉट, तो P1 नॉट कॉमन ले लिया तो 1 माइनस x1 बच गया। और ये चीज़ ऑलरेडी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा कि x1 प्लस x2 मस्ट बी इक्वल टू 1। ये मोल फ्रैक्शन जिस टाइम पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे उस टाइम पे हमने देखा कि x1 प्लस x2 इक्वल टू 1। यहाँ पे हमारा क्या है, x1 है, 1 माइनस x1 हो गया, तो 1 माइनस x1 किसके इक्वल हो जाएगा, x2 के इक्वल हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, P1 नॉट जो ऑलरेडी है और x मतलब यहाँ पे x2 आ जाएगा 1 माइनस x1 की जगह पे, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन मिल गया कि डेल्टा P1 इजकल टू P1 नॉट x2, ये फॉर्म बन गया। अब देखिए इसमें अब हम लोग करते क्या है कि डेल्टा P1 एक्चुअली P1 नॉट माइनस P1 है, तो इसकी जगह पे अब हम ये भी लिख सकते हैं, तो P1 नॉट माइनस P1 इजकल टू P1 नॉट x2, ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पे आ गया। और इसकी जगह पे डेल्टा P1 की जगह पे हमने क्या किया, P1 नॉट माइनस P1 ले लिया, ठीक। अब देखिए इसको हमने क्या किया कि डिवाइड किया, किससे, P1 नॉट से, दोनों साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमने डिवाइड कर दिया P1 नॉट से। तब हमें क्या मिलता है, अब ये देखिए कि P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाई द P1 नॉट इज इक्वल टू P1 नॉट x2 डिवाइडेड बाई P1 नॉट। तो इससे हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल। तो P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1 नॉट इक्वल टू क्या हो गया, x2। तो ये ध्यान रखना है। अब देखिए, अब इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा स्पेस कम है तो फिर हम लोग जो ना इसको कंटिन्यू करते हैं x2 को। कहाँ से क्वेश्चन, ठीक है, तो उसे हम कंटिन्यू करते हैं। P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1 नॉट इज इक्वल टू x2। देखिए ये हमारा क्या है, ये मोल फ्रैक्शन है, किसका, सॉल्यूट का। तो इस P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू, इसको हम कह सकते हैं, इसको लिख सकते हैं N2 माइनस N1 प्लस N2, ठीक है। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, जब विलयन हमारा एकदम तनु हो यानी बिल्कुल सॉल्यूट की क्वांटिटी कम हो, तब उस कंडीशन के लिए हम क्या कह सकते हैं कि N2 इज लेस देन N1। तो हम यहाँ पे अगर N2 इज लेस देन N1 तो N2 को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो N2 कैन बी नेग्लेक्टेड, N2 कैन बी नेग्लेक्टेड, ठीक है। अब यहाँ पे इसको और थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं हम लोग आगे। देखिए फिर से आ जाइए, तो P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1 नॉट इज इक्वल टू N2 अपॉन N1, क्योंकि हमने यहाँ से नेग्लेक्ट कर दिया, यानी ये सॉल्यूशन से हमने क्या किया, N2 को नेग्लेक्ट कर दिया, क्यों, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे हमने ऐसे भी कर सकते हैं कि P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1 नॉट इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 W1 अपॉन M1। असल हमारा एक्सप्रेशन जो होता है वो यही मिलता है, ध्यान रखना है। यहाँ पे W2 क्या है, तो ये वेट ऑफ सॉल्यूट है, और M2 हो गया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, W1 इज द वेट ऑफ सॉल्वेंट, और उसी सॉल्वेंट का मोलर मास हो गया M1। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ये ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन जो आपका यहाँ से बनता है, कई बार ऐसा दे देगा कि W2 पूछ देगा कि वेट ऑफ सॉल्यूट क्या है। यहाँ से एक क्वेश्चन इस तरह का बन सकता है। कई बार आपको M1 के बारे में भी आपको पूछ सकता है, मतलब कि मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इस तरीके से जो ना हम क्या कर सकते हैं, समटाइम्स ज़्यादातर केस में ज़्यादातर क्वेश्चन जो आपको पूछा जाता है वो आपको
यहाँ से M2 से जो ना आपको क्वेश्चन पूछा, आप M2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर चाहे तो हम M2 का वैल्यू या उसका एक्सप्रेशन जो है बना सकते हैं। जैसे आप सपोज कीजिए कि P1 नॉट माइनस का P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 मल्टीप्लाइड बाय M1 अपॉन W। ये भी हो गया। उसके बाद जो है ना हम यहाँ पे मतलब ये जो आपका M2 है वो यहाँ से हम डायरेक्ट जो है ना ले सकते हैं, तो ये इस वैल्यू को इधर लेकर चले जाइए या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम यहाँ से न्यूमेरिकल जो है ना बना सकते हैं। तो ये हमारा हो गया क्या चीज़, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब हम लोग देखते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तब तक इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी इसके आगे जो हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में इसको हम लोग डिस्क्राइब कर लें। तो तब तक जो है ना इसको आप लोग स्टडी कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग तीनों पार्ट को जो है ना डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।